Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? By the grace of Allah, I hope all of you well. I am Miss Rukhsana, physics subject teacher. Today I will discuss with you the chapter 16, electromagnetism. The page number is 132. Electromagnetism is the branch of physics which deals with the magnetic effects of electric current. Electromagnetism is composed of two words, electro and magnetism. It is the relation between the current and magnet. चैप्टर 16 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का जो है वो रेफरेंस पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस व्हाट इज इलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज मैग्नेट. As we have discussed in detail in our last chapter, electricity, about the current. And what is current? Current is the flow of electron or rate of charge in the unit time through a conductor, flowing through the conductor. जो करंट जो है किसी कंडक्टर से किसी यूनिट टाइम में गुजर रहा होता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये वो उसे या चार्ज जो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से उसे हम करंट कहते हैं. और व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक ऑब्जेक्ट्स, स्टील, कोबाल्ट, which is called the magnetic substance. A magnet has what are the characteristics of magnet? A magnet has two poles called north pole or south pole. Some same poles repels each other. Opposite poles attract each other. The force of attraction is maximum of force. Lines of force pass through north to south and never cross to each other. अब मैग्नेट जो है उसकी खुसूसियात क्या है कि इसके दो पोल्स होते हैं, एक जो है नॉर्थ पोल है और एक उसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. और ये नॉर्थ पोल्स के करीब अगर हम दूसरा मैग्नेट अगर नॉर्थ पोल के करीब लेकर आएंगे तो वो क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा. और साउथ पोल के करीब अगर हम साउथ को लेके आएंगे तो वो उसे रिपेल करेगा. और नॉर्थ पोल जो है वो साउथ जो है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ जो है वो साउथ को, यानी अपोजिट पोल्स होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको प्रैक्टिकल में भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से दो जो हैं वो मैग्नेट जो है अगर सेम उसकी पोल्स अगर लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट जो होते हैं वो उसे अट्रैक्ट करते हैं. दूसरी खसूसियत उसकी ये है कि अगर हम आयरन फिलिंग्स जो है वो इन मैग्नेट के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, आयरन जो है वो अट्रैक्ट करता है. तो वो जितना करीब होगा उसके बाद जो है वहाँ आप देखिएगा वहाँ पे कुछ लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं. तो उससे ये भी हमें पता चलेगा कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जितना कोई फीलिंग से आयरन जो भी है मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर जितना इसके करीब होगा उतना अट्रैक्शन उन पर ज़्यादा होगा और जितना दूर होगा उतना ही जो वो असरात उसके कम होंगे. और आप देखेंगे नॉर्थ पोल के करीब अगर हम उनकी लाइनें जो ड्रॉस करते हैं इस तरीके से, तो जो नॉर्थ पोल के करीब होती हैं वो काफ़ी करीब होती हैं जो पोल्स के दोनों तरफ होती हैं. इसी तरह मैग्नेट के जो करीब होती हैं वो भी थोड़ा करीब होती हैं और जितना दूर जाती हैं उतना ही डिस्टेंस उनका दूर हो जाता है. लेकिन इन सब का जो होता है सेंटर जो होता है वो मरकज़ जो होता है वो डिस्टेंस सेम होता है सेंटर से इनका ना. तो ये जो है ये पढ़ते हैं. Here you can look the different shapes of magnet and their different name according as they are looking. This magnets like horseshoe shape, so it is called as horseshoe shape. This is U shape. There are many kinds of magnet. This is horse shapes and this is bar shape magnet. This is U shape magnet. A magnet is used in a compass to find the north pole and south pole. ये देखिए ये नीडल लाइक मैग्नेट है जो कंपास में यूज़ हो रहा है. इसके बाद ये बेल एंडेड मैग्नेट है जो बेल की शक्ल में जिसके एंडेड है ये है. इसके अलावा जो है ये नेचुरल मैग्नेट है, यानी कुछ पहाड़ों वगैरह में भी जो असरात होते हैं जो मैग्नेटिक उसके हैं ये. इसके बाद है बुलियंस मैग्नेट और ये है रिंग मैग्नेट जो रिंग शेप में है और ये सिलिंड्रिकल जो है मैग्नेट है. हम प्रैक्टिकल्स वगैरह में ज़्यादातर जो है ये जो है बार मैग्नेट यूज़ करते हैं और इन सब में जो देखें
पोल्स जो है वो शो कर रहे होते हैं। और इन पोल्स को भी कंफर्म किस तरह से करते हैं, एक तो हम एक दूसरे के करीब अगर ये दूसरा मैग्नेट ले आए तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि अगर ये रिपेल कर रहा है तो ये जो है कौन सा है, नॉर्थ और साउथ। इस तरह जब हम लाइंस बनाएंगे तो और ये नीडल्स जो है वो शो करेगी कि ये जो है कौन सा पोल है। अगर हमें ये पोल्स मालूम नहीं है तो इस नीडल्स के ज़रिए, क्योंकि इसमें पता होता है कि नीडल जो है नॉर्थ और साउथ पोल्स को बताती, तो इसके ज़रिए भी हम मैग्नेट का जो है वो मालूम कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। दूसरा ये कि हम जो है now we learn about the force of magnet and lines of magnet। जब हम किसी मैग्नेट पे ये फिलिंग्स जो है स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होता है, आप देख सकते हैं, यू वॉच ऑब्जर्व इट कि इसके गिर्द है ना वो जमा होना शुरू हो गई हैं और फिर ये इस तरह की लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। तो जितने असरात जो होते हैं मैग्नेट के करीब जो होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ तक ये अट्रैक्ट कर रहा होता है। और फिर जो ये लाइनें जो नॉर्थ से साउथ बन रही होती हैं और यह साउथ से नॉर्थ तक जो बन रही होती हैं, उन लाइंस को जो है हम जब उन्हें ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से लाइंस बनती हैं और ये लाइंस जो हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही होती। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो तमाम जहाँ पे तक जो असरा जो मैग्नेट के हैं, जैसे मैग्नेट जहाँ तक किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, वाइट पीस अगर हम उसके करते हैं तो और असरात और जो लाइंस अगर हम जब बनाते हैं तो वो लाइन जो है इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक किस तरीके से जो है जो अट्रैक्शन जो एरोज जा रहे हैं किस तरीके से वो खींच रहे हैं। तो कहाँ से नॉर्थ से साउथ जा रही है, साउथ से हम उस तरह लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी, ये देखिए यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, इस तरह साउथ की पोल्स पे भी जो है इस तरीके से लाइंस बन रही हैं। तो ये जो है ये भी आप अब प्रैक्टिकल में मैं आपको करवा चुकी हूँ और अब देख चुकी हूँ इसे कि किस तरीके से लाइंस बनती हैं। करने के लिए कि हम ये लाइंस किस तरह मैग्नेटिक फील्ड और ये जो है देखें, अब जो पढ़ना है कि जब करंट किसी मैग्नेट से गुजरता है तो क्या होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उस फील्ड को जो है हम किस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं, हम इसके लिए प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे कि जो है एक जो है इंसुलेटेड वायर जो है एक कार्ड लेंगे और उस कार्ड में से जो है एक इंसुलेटेड वायर गुजारेंगे और इसके एक साइड से जो है सेल जो है कनेक्ट होगा, वायर जो कनेक्ट होगा, दूसरे से जो है हम जो कनेक्शन होगा वो स्विच बोर्ड से होगा और इस साथ साथ यहाँ पे एक बल्ब होगा जिससे हमें पता चलेगा कि करंट जो है इसमें से गुजर रहा है और जिसकी वजह से जो है ये बल्ब ऑन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से अब करंट जो है इसमें से वायर में से पास हो रहा है। तो जब हम इस वायर में से पास होगा तो इसके बाद जो है अब हम देखेंगे यहाँ पे जो है एक दूसरा ये कंपास से हम नोट इसके करीब ला के देख सकते हैं तो पता चलेगा कि ये इसमें से करंट पास हो रहा है, वो नीडल्स फ्लक्चुएट करेगी, उससे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे इस लाइन आप देखें, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इस तरीके से बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये इसके ज़रिए जो है हम लाइन जो है वो मालूम कर सकते हैं कि बना के कि ये करंट जो है इस तरीके से वायर में से गुजर रहा है और इसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक लाइंस क्या हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब हम करंट का रिलेशन क्या बता रहे हैं कि जब करंट किसी कंडक्टर से पास होता है तो क्या होता है कि उसके गिर्द जो है सराउंडिंग में मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाना शुरू हो जाती है। अब इस मैग्नेट फील्ड को मैंने आपको बताया कि इस कार्ड में से जब हम इस तरीके से अगर हम वो जो है तार के ज़रिए मैग्नेट गुजारेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है करंट के पास होने से। और अब ये भी बताया कि जिसके पोल जो होते हैं उसके गिर्द जो है मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होती है और इसकी जो है जो मैग्नेटिक और जो करीब जितना करीब होगा उसके मैग्नेटिक असरात ज़्यादा होंगे। पोल्स पे जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। ये देखें यहाँ पे मैंने भी जो दिखाया था कि फिलिंग्स डाली है और फिलिंग्स के ज़रिए इस तरीके से लाइनें बनना शुरू हो गई
और इन लाइनों को जब हम इन पे पेन से लाइनें खींचेंगे तो इस तरीके से शेप आ जाती है, जो ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी फोर्स कहाँ पर कितनी ज़्यादा है। उसके बाद हमने किस तरह हम कंफर्म कर सकते हैं, मैंने कार शीट का एक्सपेरिमेंट बताया कि जिसमें से अगर हम वायर गुजारें और इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगी और इस तरीके से लाइन बनना शुरू हो जाएगी। अब मैग्नेट का जो डायरेक्शंस जो है वो हमें ये मालूम करने के लिए कि मैग्नेट की जो लाइंस होती हैं उनका डायरेक्शन किस तरफ होता है, तो उसके लिए जो है एक एक्सपेरिमेंट जो है वो उसने साइंटिस्ट ने किया था, जिसे हम राइट हैंड जो है वो मेथड कहते हैं। ये वाला मेथड जो है प्रोड्यूस होती है एक साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सिमम ने जो है राइट हैंड रूल किया था, जिसके ज़रिए मालूम किया था थम्स के ज़रिए कि वो जो है रेस किस तरफ जा रही है। तो उसने क्या किया कि ये इंसुलेटेड वायर है, इस पर उसने थंब ऊपर की तरफ रखा और इस तरह से उंगलियों के हाथ के ज़रिए इसको ग्रिप दी। तो जिस तरीके से वो उंगलियां जिस डायरेक्शन में जा रही हैं तो उसने देखा कि वो जो है मैग्नेटिक वो जो है जो रेस का डायरेक्शन है वो भी उसी तरफ है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज जो है इसमें घूम रही है। और ये थंब को उसने इस तरीके से ऊपर किया और इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जो है रेस जा रही है। ये वाला जो है वो कहलाता है राइट हैंड रूल। अब मैग्नेटिक जो अब मुख्तलिफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसके ज़रिए, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो सकती है, इसके ज़रिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने उनकी खूबियों को लेते हुए जो है मज़ीद इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी बनाए जो हमारे रोज़मर्रा के उसमें अप्लाइज जो है यूज़ हैं। तो उसने फैराडेज लॉ फर्स्ट जो है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के मायने होता है किसी चीज़ को ऐड करना। A voltage is induced in a circuit whenever relative motion exists between a conductor and a magnetic field, and that the magnitude of the voltage proportional to the rate of change of the flux। तो वो जो है वोल्टेज अगर यानी वोल्ट क्या है, वोल्टेज का जो यूनिट्स का जो है वोल्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर किसी में मतलब एडिशन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो एनर्जी है जो किसी वायर में से गुजारी जाती है करंट को गुजारने के लिए। तो अगर उसमें वोल्टेज मतलब करंट को बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेट ऑफ एन इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो ये देखें, जब किसी काम के जो है पानी अगर जब तक पीछे से पुश नहीं होगा वो आगे अगर पाइपलाइन में नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो प्रेशर देता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको किसी कंडक्टर में मूव करने के लिए एनर्जी या फोर्स चाहिए होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं और जिसका यूनिट भी वोल्ट है। इसीलिए हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को तकरीबन सेम ही लेते हैं। द इंड्यूस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to n the total number of turns in the coil। n for numbers हैं। The induced electromotive force is directly proportional to A, the area of cross section of the coil, and for the numbers, ठीक है, of turn in coil में जितने नंबर टर्न हो रहे हैं, देखें यहाँ कॉइल जो है वो टर्न हो रहा है, सही है। इसके बाद जो है वो एरिया जिस हिस्से पे वो जो है उसको किया गया है उसको बांधा गया है, यहाँ देखिए। और the induced strength magnetic field in which the coil is rotating, और the induced electron directly proportional होता है to b the strength of the magnetic field in which the coil is rotating। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो है उसे हम जो किसे शो कर रहे हैं b से, यानी वो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड जो उसके ज़रिए जो है वो जो है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो है इंड्यूस की जा रही है। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड के। जितना ही करंट ज़्यादा होगा इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वो कॉइल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। यहाँ मैग्नेट जो है जब उसकी वजह से जो है कॉइल जो होगा रोटेट होगा। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू is the angular theta, the angular velocity of the coil।
जब कोई चीज़ बनती है तो उसके साथ साथ एक एंगल भी बन रहा होता है जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। द इंड्यूस ईएमएफ आल्सो वेरीज विद टाइम एंड डिपेंड ऑन इंस्टेंट टी। बोलो हाँ, द इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा है यानी वेलोसिटी स्पीड जो है उसे हम इस ओमेगा से शो करेंगे। और द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो क्या करती है, वो बढ़ती मतलब उसके साथ जो वरीज करती है विद द जितना टाइम जो वरीज विद टाइम एंड डिपेंड ऑन इंस्टेंट टाइम, यानी टाइम के साथ साथ डिपेंडेंट होती है कि कितना टाइम हम किसी फोर्स को इंड्यूस करने में लगा रहे हैं। द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जीरो when the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field। जो है लेंस लॉ जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, अगर इसको जो है फैराडे के लॉ को लेंस ने जो है फिर आगे बढ़ाया। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ करंट इन अ कंडक्टर। लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन states that the magnetic field produced by the induced current oppose the original magnetic field that produced the current। The right hand rule developed by Fleming specific direction of the current flow। तो अब इसने जो है जो इसके इसी बात को लेके लेंस ने आगे इसको बढ़ाया है कि वो जो है किस तरीके से जो करंट जा रहा होता है उसके अपोजिट भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कर रहा होता है। जिस तरह एक तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बन रही है और एक मैग्नेट वो जो हम इसके करीब जो दूसरा मैग्नेट, देखिए जब मैग्नेट जो होता है उसमें दो तरीके से काम कर रहा होता है। एक मैग्नेट जो होता है जो बाहर की तरफ होता है वो होता है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन जो अंदर की तरफ जो मैग्नेट के असरात होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी साउथ टू नॉर्थ काम कर रहे होते हैं। अब इसी को खुसूसियत लेते हुए जो है मैग्नेट की जो खुसूसियत है करंट से रिलेटेड कि जब हम किसी करंट को जो है किसी कंडक्टर में से गुजारते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो है मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये मैग्नेट फील्ड जो है हमारी जो करंट गुजारे तो उसकी एफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसी बेस पर हम बहुत सारे अप्लाइड और बहुत सारी चीज़ें जो है हम इस्तेमाल करते हैं अपने उसमें। एक सबसे पहले जो है अब देखिए मैं अप्लाइड में एप्लीकेशंस में एक ही बता रही हूँ। व्हाट इज़ एसी जनरेटर? An AC generator is an electric generator that converts mechanical energy into electrical energy in the form of alternating electromotive force or alternating current। An AC generator works on the principle of electromagnetic इंडक्शन। अभी हमने इंडक्शंस के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। जब हम किसी इंडक्शंस मैंने आपको बताया किसी चीज़ को ऐड करना, तो अगर हम कोई वोल्टेज या करंट किसी में ऐड करते हैं तो जिस तरह करंट मैग्नेट से गुजारते हैं तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड गुजरती है। इसी तरह जब मैग्नेट किसी की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट भी प्रोड्यूस करता है करंट उसकी वजह से, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसीलिए जब अगर हम किसी उसमें से मैग्नेट में से जब करंट गुजारते हैं तो क्या होता है कि वो उसकी जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑल्टरनेटिव करंट जो है जिसे हम ऑल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऑल्टरनेटिव करंट में क्या होता है कि वो जो डायरेक्ट करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, जबकि ऑल्टरनेटिव करंट जो होता है वो उसमें डायरेक्शन जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। जो हमारे घरों में भी जो करंट होता है या जो शहर में जो स्टेशंस बने हुए होते हैं ट्रांसफार्मर, ये किस पे काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिव करंट पे। तो इसमें जब ऑल्टरनेटिव करंट होता है तो इसमें रेजिस्टेंस भी होता है, जो रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्या रेजिस्टेंस जो है वो थोड़े से गैप आता है इलेक्ट्रिसिटी के उसके दरमियान ना। तो अल्टरनेटिव करंट जो है फोर्स जो है ये वोल्टेज हम देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है या पोटेंशियल डिफरेंस को फोर्स करते हैं करंट को आगे पुश करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ये जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसफर। नाउ
I will define the transformer and its uses. Okay, what is transformer and and how it is helpful. Transformer क्या है? Transformer is a static machine used for transforming power from one circuit to another without changing the frequency. Transformer operate based on principle of mutual induction. It operates on an AC supply. ट्रांसफार्मर क्या है? एक मशीन है जिसके ज़रिए जो है हम पावर को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक सर्किट से दूसरे सर्किट पे विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज किए बगैर, यानी जिस फ्रीक्वेंसी से वो जा रहा है उसको चेंज किए बगैर हम पावर को एक दूसरे से उसमें चेंज कर सकते हैं. यहाँ देख लें, ये जो है ये एक प्राइमरी कॉइल है. इसमें जो अगर वो पैदा हो रहा है तो इसके ज़रिए हम दूसरे सेकेंडरी कॉइल में जो है इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. अच्छा, ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स विच आर मैग्नेटिकली linked to each other but electrically isolated from the one another, wrapped around the same iron core make up transformer. देखिए इसमें जो है क्या है कि इसमें जो है लिंक है each other, एक दूसरे से लिंक है, लेकिन क्या है ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, यानी इसका करंट इसके साथ नहीं होगा, दोनों में क्या हुए? रैप हुए हुए हैं. The primary coil is the first of two coil, the system which connected to AC input power. The secondary coil is the other coil which delivered the power to the output circuit. NP and NS stand for the number of turns on the primary coil. जितने भी turns हो रहे हैं लिए हुए इसमें जो वायर लगा हुआ है उसको हम N उससे शो करेंगे. Turns and secondary coil respectively. When current passing through the primary coil generate magnetic field which is transmitted to the secondary. अब इसमें जब किया तो क्या होगा? दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है. Coil through the core. The change in field causes the alternating force to be generated in the secondary coil. The secondary voltage Vs is proportional to the primary voltage Vp. The ratio of the number of turns on the secondary coil to the number of turns on the main coil also affect the secondary voltage is as illustrated by the following expression. देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है, ये इनका जो है नंबर्स के हिसाब से जो है इसमें इनकी वैल्यू दी है Vs और Vp, Ns और Np. जब ये इसमें आ रहा है तो इसमें भी उसके असरात पैदा होंगे. द ट्रांसफार्मर इज रेफर्ड टू एज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन if the secondary voltage exceeds the primary voltage. A step down transformation is one in which the secondary voltage is lower than the primary voltage. ये तो आपको बता दिए कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर काम करता है और किस तरह से हम उसे एक से दूसरे में जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब क्या है रोल ऑफ ट्रांसफार्मर इन पावर ट्रांसमिशन? Generation of electric power in low voltage level is very much cost effective. Theoretically, this low voltage level power can be transmitted to the receiving end. This low voltage power, if transmitted, result in greater line current, which indeed causes more line losses. But the voltage level of power is increased, the current of the power is reduced, which causes the reduction in ohmic or losses in the system, reduction in the cross sectional area of the conductor. ये क्या करता है कि करंट उसमें जो अगर फ्लो रुक रहा होता है, कम हो रहा है, तो इसकी हम जो है ट्रांसफार्मर के ज़रिए हम इसका करंट जो है वो हम इसे बढ़ा सकते हैं. अब आप देखिए लास्ट है डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. Transformers are widely used because of their ability to regulate the strength of alternating current, which improve efficiency and in turn reduces monthly electricity costs. By the use of transformers, we have observed and seen in importance in our everyday life, and without it, electricity would have caused great destruction in our homes and industries.
देयर आर सेवरल वेज ट्रांसफार्मर कैन यूज इन द होम। ये देखिए इसमें जो है ट्रांसफार्मर जो है हमारे, आप देखिए आप लोग पता होगा जगह हर एरिया में ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से जो है तमाम उसमें जो है होम्स में जो हमारे इसमें जो है प्रॉपर वो आ रही होती है इलेक्ट्रिसिटी। और उसकी वजह से जो है क्योंकि वो जो रेजिस्टेंट रुकावट ना हो कम, तो उसकी वजह से जो होती है कॉस्ट जो होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी जो होती है इन ट्रांसफार्मर की वजह से कम हो जाती है। इसके अलावा जो है हम ये ट्रांसफार्मर जो है अपने स्टेबलाइज़र में यूज़ कर रहे होते हैं और बैटरी चार्जर में, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर में और इन एयर कंडीशनर। ये देखिए इतनी जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हम स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं ताकि क्या होता है कि उसमें जो हमारे अप्लायंस है उसमें प्रॉपर वोल्टेज जो है वो मेंटेन रहे और जितना रिक्वायर उस अप्लायंस को उतनी ही वो इलेक्ट्रिसिटी से मिलती रहे। अ स्टेबलाइज़र इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसफार्मर दैट हेल्प टू गिव आउट द वोल्टेज और मैनेज वोल्टेज इन सच अ वे that it is okay with the voltage circuits. It helps to step down and step up the level of current in a building। देखिए जो स्टेबलाइजर जो हम किस तरह फ्रिज वगैरह इसमें अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, एसी वगैरह में भी, ताकि बाज़ औक़ात करंट जो होता है एकदम बहुत ज़्यादा आ जाता है जिसकी वजह से भी हमारे जो अप्लायंस होते हैं उनके जो होते हैं नुकसानदेह हो सकता है। और अगर बहुत कम वोल्टेज आ रहा हो तो भी उनके लिए जो है वो मसला बन सकता है। लेकिन क्या है कि ये स्टेबलाइज़र जो है क्यों जो क्या करता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है, मेन लाइन से कनेक्ट होता है, तो ये जो है करंट जो है तो प्रॉपर जो है हमारे अप्लायंस को पहुंचा रहा होता है, जिसकी वजह से अगर करंट एकदम कम हो जाए, एकदम ज़्यादा हो जाए, तो जो कुछ हमारे अप्लायंस है उनको नुकसान ना पहुंचे। अब बैटरी चार्जर जो है हमारे बहुत ज़्यादा मोबाइल वगैरह में यूज़ हो रहा है, बैटरी स्कैन और इसी तरह गाड़ी वगैरह में भी जो है जो हम मोबाइल में यूज़ कर रहे थे, बैटरीज कैन आल्सो बी चार्ज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। द वोल्टेज नीड्स to be controlled properly so that doesn't damage the parts inside the battery. This can only be done with the help of step valve transformer। अच्छा देखें, जो हमारी जो मोबाइल चार्जर होता है इसमें लाइन में कितना आ रहा होता है, 220 आ रहा होता है वो जो चार्ज होता है, जबकि हमारे मोबाइल को सिर्फ 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो अब उसमें जो ट्रांसफार्मर लग रहा है वो उतना ही चार्ज उसको प्रोवाइड करेगा जितनी उस बैटरी चार्ज जो को ज़रूरत होती है। ठीक है ना, जो बैटरी चार्ज में उतना ही ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करेगा जितनी उसकी ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारे जो अप्लायंस होते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारी लाइन में तो 220 वोल्ट आ रहा था, वो एक उसको तो इतनी ज़रूरत नहीं हो रही थी, उसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही उसको वो पहुंचाएगा ज़रूर। ठीक है, इसके बाद है इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के बारे में भी आपको मैं पिछले उसमें बता चुकी हूँ कि वो सर्किट ब्रेकर जो है, क्योंकि हमारी लाइन में अगर कभी एकदम अब करंट जो होता है ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है हमारे लिए क्या होता है, हमारे अप्लायंस के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो अब सर्किट ब्रेकर लगाने का मकसद यही होता है कि अगर लाइन में एकदम से करंट बढ़ जाए तो वो क्या होता है, फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं ताकि वो उसका सर्किट को ब्रेक कर दे। सर्किट ब्रेकर्स विद integrated transformers can prevent damage from high voltage current by allowing user to manually switch on and off power। तो अब क्या होता है, उसे ब्रेक लाइन सर्किट जो ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से वो करंट जो है, जो ज़्यादा करंट है, ज़्यादा वोल्टेज का करंट है, वो नुकसान ना पहुँचाए। इसके अलावा जो है अब इसी तरह जो हमारे एयर कंडीशन होते हैं उसमें भी ये ट्रांसफार्मर यूज़ होता है इन एयर कंडीशन। दिस इज़ अनदर मॉडर्न यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर इन आवर होम बिकॉज ऑफ इट्स हाई इंड्यूटेंस एंड लो रेजिस्टेंस लेवल। इट एड्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द AC। विदाउट दिस देयर वुड बी नो लॉन्गर लास्टिंग AC इन आवर होम। रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे इसमें जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें से फ्लो ऑफ एटम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो ओवरलैप करने लगते हैं और उस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि करंट फ्लो जो होता है वो थोड़ा सा रुकता है, जो ब्रेक होता है, रुकावट होती है
तो उसको जो है हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये रेजिस्टेंस जो है अगर होता भी है तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, जिसके लिए आपको बताया कि वो जो है जिस तरह हमारी आयरन है, ये वॉल्यूम किसी का कम करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो रेजिस्टेंस उसमें हेल्पफुल होता है। अब इसमें एयर कंडीशन में भी क्या है कि हमारे उसमें जो है हमारे उसको कभी वो जो है जो ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है एसी की में वोल्टेज की तो वो अगर नहीं आ रहा लाइन में, तो वो ये ट्रांसफार्मर की वजह से जो है वो जितनी ज़रूरत है उतना वो प्रॉपर देता रहता है, ताकि वो हमारा जो है एयर कंडीशन जो है वो प्रॉपर काम करता रहे। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने आज इतने टॉपिक समझाए हैं वो आपको किसी हद तक समझ में आ गए हों। वैसे तो क्लास में भी इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाएगा, और इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो फिर भी आप है ना उसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।